जा। आज की बड़ी खबर, बांग्लादेश के कई सेना मारे गए हैं। आखिर कौन मारा है, कैसे हुआ है यह सब, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, बांग्लादेश के कई सैनिक मारे गए, क्या इसके पीछे भारत तो नहीं है? भारत के ताबड़तोड़ क्रिया को देख पूरी दुनिया का शक भारत के ऊपर। यूनुस ने मदद के लिए भारत से लगाई गुहार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति और प्रभाव को साबित किया है। आज भारत का कूटनीति कौशल सिर्फ हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूनाइटेड नेशन जैसी वैश्विक ताकतें भी इसकी सराहना करते हैं। हमें इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है, जिसे सुनने के बाद आप भी गर्व महसूस करेंगे। अभी हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके वहां पहुंचते ही अमेरिका ने बांग्लादेश को सख्त संदेश भेजो कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोका जाए, वरना परिणाम गंभीर हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक मजबूत और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। दूसरी खबर है कि पड़ोसी यानी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से ब्रिक्स संगठन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक शक्ति का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस प्रयास को पूरी तरह नाकाम कर दिया। यह एक और संकेत है, भारत अब अपने हितों की रक्षा करने में किसी से पीछे नहीं हटता है। तीसरी खबर यह है, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल कर आ रही है। हाल ही में खबर आई है कि वियतनाम भारत से उन्नत मिसाइल खरीदने की इच्छा रखता है, और भारत ने भी वियतनाम को कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। चौथी खबर यह है, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर से आ रही है, जहां पर बांग्लादेश म्यांमार के सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां कई बांग्लादेशी सैनिकों के मारे जाने की खबरें आई हैं। इन घटनाओं पर भी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह खबरें महत्वपूर्ण लगती हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की महत्वपूर्ण अमेरिकी यात्रा की, जो इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 6 दिनों की इस यात्रा में उनका एजेंडा काफ़ी सशक्त और महत्वपूर्ण था। वह अमेरिका पहुंचते ही उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन के कई प्रमुख नेताओं और उच्च अधिकारियों से होगी। यह बैठक सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं है, बल्कि कई अहम समझौता पर मोहर लगा सकती है, खासकर सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के मुद्दे पर। सबसे खास बात यह है कि जैसे ही जयशंकर जी अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक फ्लेवर तुरंत बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फ़ोन करते हैं। इस फ़ोन में सुलेमान ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कड़ी चेतावनी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और जो घटनाएं हाल में बांग्लादेश में घट रही हैं उन्हें तुरंत रोका जाए। इस चेतावनी के पीछे अमेरिका की ताकत का भी असर है, जिसे दुनिया जानती है। इस फोन के बाद मोहम्मद यूनुस ने तुरंत इस बात पर सहमति जताई और भरोसा दिलाया कि ऐसी गतिविधियों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम भारत की प्रभावशाली कूटनीति का परिणाम है, जिसे ने कुछ कहे बिना ही एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम उठा दिया। इससे पहले भी भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने अमेरिकी संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे चारों का मुद्दा उठाया था और इस पर रोक लगाने की अपील की थी। यह सारी घटनाएं भारत की कूटनीतिक ताकत का जीता जागता उदाहरण है, जहां भारत की उपस्थिति से ही बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना जरूर लिखें। अब बात करते हैं वृक्ष संगठन की, जो इस समय वैश्विक स्तर पर बहुत चर्चा में है। एक तरफ अमेरिका अपने संगठनों को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स को एक बड़ी ताकत बनाने में जुड़े हुए हैं।
ट्रंप ने खुले तौर पर धमकी दी थी, अगर वृक्ष कोई नई करेंसी लेकर आता है या इसे और मजबूत किया जाता है तो वह इन देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन दुनिया की मोनोपोली को अमेरिका के हाथों से निकलने के लिए हमें किसी मजबूत संगठन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अब बात आती है पाकिस्तान की, जो बार बार ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हुए वृक्ष सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान ने फिर से मेंबर बनने की कोशिश की, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की और अजरबैजान ने संगठन में घुसने की कोशिश की। हालांकि भारत ने अपने कूटनीति का ताकत का इस्तेमाल करते हुए वीटो का अधिकार लगाकर इन सभी देशों की कोशिशें को नाकाम कर दिया। भारत वृक्ष का एक मजबूत सदस्य होने के नाते यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश जो उसके हितों के खिलाफ हो इस संगठन का हिस्सा न बने। यूनाइटेड नेशन की तरह ही वृक्ष में ही कुछ परमानेंट और टेम्परेरी पार्टनर होते हैं। हाल ही में रूस ने वृक्ष को और विस्तार देने के लिए 13 देश को निमंत्रण भेजा था, जिसमें बेलारूस, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल है। लेकिन इनमें से कई देशों ने अभी तक इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल था, क्योंकि रूस उसे IRSDC कॉरिडोर के तहत एक महत्वपूर्ण सदस्य बनना चाहता था। बावजूद इसके भारत ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने से रोक दिया। दूसरी ओर तुर्की ने अपनी रणनीति से बड़ा फायदा उठाया है। जब भी बात बिजनेस की आती है, दो शब्द सुनते हो, व्यापारी और CEO से। व्यापारी क्या होता है, CEO क्या होता है? अगली ओर तुर्की ने अपनी रणनीति से बड़ा फायदा उठाया है। तुर्की जो अक्सर कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलता रहता था, अब अचानक चुप हो गया है और भारत के प्रति उसका रवैया भी पूरा नरम नजर आ रहा है। इसके पीछे संभवतः भारत के साथ कोई सहमति बनी होगी, जिससे तुर्की को वृक्ष में सदस्य बनने का अधिकार मिल सकता है। पाकिस्तान की स्थिति अब और भी कमजोर हो गई है। न सिर्फ यूनाइटेड नेशन में उसकी कोई खास पहचान है, बल्कि अब ब्रिक्स में भी उसे इज्जत नहीं मिल रही है। इससे पाकिस्तान की सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर रूस और चीन से इतनी नजदीकी के बावजूद उन्हें वृक्ष में एक छोटा सा पार्टनर भी नहीं बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? अब बात करते हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की, जिसमें हाल ही में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब जानते ही होंगे कि भारत में सफलतापूर्वक फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की थी और इस डील के बाद चीन की बेचैनी बढ़ गई थी। चीन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की कोशिशें में जुटा रहा, लेकिन अब उसकी यह चाल खुद उसे पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब चीन का एक और पड़ोसी वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम और इंडोनेशिया जल्द ही भारत के साथ एक बड़ी डिफेंस डील साइन कर सकते हैं, जिसकी कीमत करीब $700 मिलियन के आसपास हो सकती है। इसमें एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम शामिल है और माना जा रहा है कि वियतनाम को डिफेंस एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा मिलेगा। वियतनाम की ये डील सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल तक सीमित नहीं रहेगी। भारत ने अपनी ओर से वियतनाम को एडवांस्ड काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को पेश की है। इस टेक्नोलॉजी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में रूस की तकनीक और लाइसेंस की मदद से विकसित किया है। यह तकनीक 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में काम कर सकता है और सॉफ्ट से लेकर हाई लेवल तक की सभी तरह की किल को आसानी से अंजाम दे सकता है। इसमें जमीन और लेजर बेस्ड तकनीक भी शामिल है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनती है। अगले 2 वर्षों में भारत और वियतनाम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ कई एडवांस्ड ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकती है। भारत के इस बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट के जहां हमारी बढ़ती स्थिति और मजबूत हो रही है, वहीं इससे हमें आर्थिक रूप से भी बड़ा फायदा मिल रहा है। अब आखिरी और महत्वपूर्ण खबर म्यांमार और बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां म्यांमार ने अराकन पर अपना एक्शन तेज कर दिया है। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए एक नए संकट का रूप ले चुकी है और इस संकट से बांग्लादेश को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
जिस तरह से बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए थे, चाहे वह बॉर्डर पर गतिविधियों को तेज करना हो, ड्रोन तैनात करना हो, अब वही समस्याएं बांग्लादेश को खुद झेलनी पड़ रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में करीब 6 लाख रोहिंग्या शरणार्थी घुस चुके हैं, जो म्यांमार के रास्ते सीधे बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा अरकान सेना ने बांग्लादेश की सीमाओं पर कब्जा करने की शुरू कर दी है और वहां तैनात सैनिकों के मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 8 से 12 बांग्लादेशी सैनिकों को मार दिया गया है और आने वाले समय में रोहिंग्या शरणार्थियों का यह संकट और बढ़ता नजर आ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण पूर्व कॉक्स बाजार में पहले से ही 12 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद है। अब बांग्लादेश खुद एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके पास न पर्याप्त रहने खाने की व्यवस्था है, न ही बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं। उसकी अर्थव्यवस्था और एक्सपर्ट्स की स्थिति भी पहले से ही खराब है और ऐसे में इस नए संकट को संभालना बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बांग्लादेश चाहे तो इस समस्या का समाधान भारत के साथ मिलकर निकाल सकता है, लेकिन शायद बांग्लादेश की सरकार अपनी अकड़ में इन बातों को नजरअंदाज कर रही है। तो दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने देश की बढ़ती ताकत और समर्पण के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज